का बयान में नुकबा कमांडर अबू इत्वी को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि अबू इत्वी 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले का आरोपी था और उसके ऊपर लोगों की हत्या का आरोप था। जानकारी के मुताबिक अबू इत्वी ने दक्षिणी इजराइल के एक बॉम्ब शेल्टर में हमले की अगुवाई की थी और इतना ही नहीं, अबू इत्वी इजराइल डिफेंस फोर्स के खिलाफ युद्ध की शुरुआत से अब तक एक्टिव था और हमलों को अंजाम दे रहा था। तो ऐसे में इस हमले को अंजाम यहां पर दिया गया और लगातार आईडीएफ और आईएसए को साझा अभियान में ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हमास के कमांडर अबू इत्वी की एयर स्ट्राइक में मौत हुई है। खान यूनुस का कसाई खत्म हो चुका है। हमास ईंट दर ईंट बिखर चुका है, लेकिन फिर भी इजराइल का गुस्सा कम नहीं हुआ है। इजराइल अब तक 7 अक्टूबर 2023 की तारीख को नहीं भूल पाया है। इजरायली फोर्स अब भी 7 अक्टूबर के गुनहगारों को ढूंढ ढूंढ कर जहन्नुम पहुंचा रही है। अपनी जान बचाने के लिए हमास के लड़ाके बिलों में छिपे हुए हैं, खंडहरों में दुबके हुए हैं, लेकिन फिर भी इजराइल की आईडीएफ उन्हें खोजकर मौत के घाट उतार रही है। मारा गया 7 अक्टूबर का एक और गुनहगार। आईडीएफ ने नुकबा कमांडर को उतारा मौत के घाट। 7 अक्टूबर के दिन कत्लेआम मचाने का आरोप। यह है इजराइल का वो मोस्ट वांटेड जिसकी तलाश इजरायली फोर्स को 7 अक्टूबर 2023 से ही थी। और अब साल भर से ज्यादा की जंग के बाद इजरायली फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है। इजराइल ने हमास के नुकबा फोर्स के कमांडर को मौत के घाट उतार दिया है। हमास के इस कमांडर का नाम अबू इत्वी है। अबू इत्वी हमास के सेंट्रल कैंप ब्रिगेड की अल बुरीज बटालियन में नुकबा कमांडर था और यह 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हमले में शामिल था। खास बात यह कि हमास का यह कमांडर गाजा पट्टी में UNRWA के लिए भी काम करता था। मोहम्मद इत्वी को जुलाई 2022 से UNRWA की तरफ से नियुक्त किया गया था। הערב אנחנו מאשרים כי בתקיפה משותפת של צה"ל ושב"כ חיסלנו אתמול את מחבל הנוח'בה שפיקד על הטבח במיגונית רעים, בה נרצחו וממנה נחטפו ישראלים, בהם נערות ונערים שהיו במסיבת הנובה. באופן ציני ואכזרי הוא שימש גם כעובד אונר"א. इजराइल की सेना के गुस्से की वजह है 7 अक्टूबर 2023 की वो तारीख जब उसके नागरिकों को हमास के कमांडरों ने तड़पा तड़पा कर मार दिया था। उसी का बदला लेने के लिए गाजा पर चढ़ाई की गई और हमास के कमांडरों को मौत की नींद सुलाने के लिए एयर स्ट्राइक की गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज हमास के चीफ समेत उसके टॉप कमांडर जमीन में दफन हो चुके हैं। इजराइल की सेना ने हमास चीफ याहिया सिनवार समेत उसके टॉप कमांडरों को ढेर कर दिया है। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास के सारे कमांडर गाजा में अलग अलग जगहों पर छिपे थे। इन सब का खात्मा इजराइल की सेना ने अलग अलग हमलों में कर दिया। इसके साथ ही 31 जुलाई को इस्माइल हानिया की तेहरान यात्रा के दौरान हत्या कर दी गई, जबकि 1 अगस्त को हमास नेता मोहम्मद दईफ को मौत के घाट उतारने का दावा किया गया। मोहम्मद दईफ साल 2000 से ही इजराइल की सेना की हिट लिस्ट में 2024 को ड्रोन हमले में हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरौरी की मौत हुई, जबकि 10 मार्च को मध्य गाजा के नुसेरात में एक सुरंग में हमले के दौरान हमास के डिप्टी सैन्य कमांडर मारवान इस्सा को मारा गया। मारवान इस्सा मोहम्मद दईफ और सिनवार के साथ इजराइल के लिए मोस्ट वांटेड लिस्ट में था और इस्सा के साथ ही हमले में हमास का सीनियर कमांडर गाजी अबू तामा भी मारा गया। इससे पहले UNRWA ने बुधवार को कहा था कि सेंट्रल गाजा पट्टी में इजरायली हमले में उसके एक कर्मचारी की मौत हो गई है। UNRWA गाजा वेस्ट बैंक
जॉर्डन, लेबनान और सीरिया में लाखों फिलिस्तीनियों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मदद मुहैया कराता है। इजराइल और UNRWA के संबंध वर्षों से तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन गाजा में जंग शुरू होने के बाद से संबंध तेजी से बिगड़े हैं और इसीलिए इजराइल बार बार UNRWA को भंग करने का आह्वान करता है। फिलहाल की स्थिति ये है कि इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन वो लड़ रहा है और अपने दुश्मनों को माकूल जवाब दे रहा है। और IDF के हमलों में लगातार हिजबुल्लाह के लड़ाकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। अब हिजबुल्लाह के एक और कमांडर अब्बास अदनान मसलन के मारे जाने की खबर आ रही है। अब्बास अदनान हिजबुल्लाह की रेडवान यूनिट का कमांडर बताया जा रहा है, जिसकी तलाश लंबे वक्त से यहां पर की जा रही थी और IDF के हमलों में अब ये मारा गया है। ये बड़ी खबर, कमांडर है अब्बास अदनान मसलन और उसके मारे जाने की खबर निकलकर सामने आई। अब्बास अदनान हिजबुल्लाह की रेडवान यूनिट का कमांडर बताया जा रहा है। तो ऐसे एक एक करके तमाम कमांडरों को ढूंढ के हिजबुल्लाह के इजराइल उनको खत्म कर रहा है। और बेरूत में जहां जहां इजराइल के हवाई हमले हुए वहां वहां भयानक तबाही हुई है। आलम यह हो चुका है कि लोग दर दर भटकने और सुरक्षित ठिकाना तलाशने को मजबूर हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के संवाददाता रिफत अब्दुल्ला ने एक शेल्टर होम से लोगों की बेबसी का हाल भेजा है। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जो जंग चल रही है उसमें अभी तक करीब 15 लाख लोग बेघर हुए हैं। 2500 से ज्यादा की मौत हुई है, 12,000 से ज्यादा अभी तक जख्मी हुए हैं। और मैं इस वक्त एक रिलीफ कैंप में हूं और मैं अंदर दिखाऊंगा कि यहाँ पे रिलीफ कैंप के अंदर जो है जिस तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, लेकिन लगातार लोग जो हैं वो बेघर होते जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये रिलीफ कैंप्स यहाँ पे कायम किए गए हैं, इनके लिए छोटे छोटे रूम बनाए गए हैं और यहाँ पे कई संस्थाएं आगे आई हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस आगे आई हैं जो अब इन लोगों का ख्याल यहाँ पे रख रहे हैं। ये पूरा कैंप जो है यहाँ पे बनाया गया है और ये आप देख सकते हैं कितने सारे लोग जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। इस जंग की वजह से एक बड़ी तादाद लोगों की मुतासिर हुई है जो इन कैंप्स में अब रहते हैं। काफ़ी जगहों पे इस तरीके के रिलीफ कैंप्स लेबनान में कायम किए गए हैं। जो लोग गुजारा है उनका, जो लोग एफर्ट कर पाते हैं वो होटल्स में रह रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पाएंगे वो इस तरीके के रिलीफ कैंप्स में यहाँ पे दिख रहे हैं। और बड़ी तादाद आए रोज़ मुतासिर हो रही है। जहाँ जहाँ पे भी इस्राएली फोर्सेस की तरफ से बमबारी की जा रही, उन इलाकों को खाली किया जा रहा है और अब उन्हें रिलीफ कैंप्स में रखा जा रहा है। ख़ास तौर से जो बच्चे हैं, आप देख सकते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान ये जो जंग चल रही है इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर लोग हुए हैं लेबनान में। अभी तक जो डिटेल्स हैं करीब 15 लाख लोग बेघर हुए हैं। कुछ लोगों के घर पूरी तरह से बर्बाद हुए हैं और काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिन एरियाज़ में अब कोई नहीं रहता है। जो लोग एफर्ट कर पाते हैं वो होटलों में रहते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद लोगों की रिलीफ कैंप्स में है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप रिलीफ कैंप्स में हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो बेघर हुए हैं, इनकी एक बड़ी तादाद है। 15 लाख के करीब लोग बेघर हुए हैं। अब काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन सामने आई हैं जिन्होंने कुछ शेल्टर्स, टेम्परेरी शेल्टर यहाँ पे कायम किया है, कैंप्स यहाँ पे कायम किया है जहाँ पे इन्हें रखा जा रहा है, खाने पीने की चीज़ें दी जा रही हैं। लेकिन आए रोज़ डिस्प्लेस्ड लोगों की तादाद बढ़ रही है, यानी आए रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेघर हो रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पे भी बॉम्बिंग हो रही है, जहाँ जहाँ पे भी एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, वहाँ पर लोग उन इलाकों को छोड़कर इन कैंप्स की तरफ अब आ रहे हैं। काफ़ी सारे कैंप स्कूल्स में बनाए गए, काफ़ी सारे कैंप जो हैं वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में बनाए गए, लेकिन काफ़ी सारे एरियाज़ जो हैं, जैसा कि ये एक बड़ा कैंप है जो सी साइड का है, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोगों को रखा जा रहा है, जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बेरूत के जना इलाके में इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें 30 की मौत हो गई, वहीं 60 लोग जख्मी हैं। देखिए न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं इस वक्त लेबनान के सबसे बड़े हॉस्पिटल रफ़ीक हरारी हॉस्पिटल में हूं, क्योंकि रफ़ीक हरारी हॉस्पिटल के बाहर ज़ोरदार एयर स्ट्राइक्स हुई। इसराइली फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक्स की, 3 बिल्डिंग्स को
तबाह कर दिया गया और उसकी वजह से इस हॉस्पिटल को भी नुकसान पहुंचा है। काफ़ी सारे कांच टूटे हैं और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके का डैमेज यहाँ हॉस्पिटल को भी हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हॉस्पिटल का जो एरिया है जो फेस कर रहा है उन बिल्डिंग्स को, तो ये आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल को भी यहाँ पे डैमेज हुआ है और हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ यही कह रही हैं कि उनको लग रहा है कि कहीं हॉस्पिटल्स भी टारगेट ना हो। लेकिन ये जो हॉस्पिटल है इस वक्त सारे इंजर्ड लोगों को यहाँ पर ही लाया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। जब यहाँ पे ये एयर स्ट्राइक्स हुई बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पर यहाँ से, और मैं ये दिखाने की कोशिश करूँगा, ये है वो इलाका जहाँ पर एयर स्ट्राइक हुई है। ये देख सकते हैं आप, ये तबाही यहाँ पर, और इजरायली स्ट्राइक की वजह से यहाँ आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। कांच जो हैं वो टूट गए हैं। यहाँ पे इस फ्रंट साइड के ऑलमोस्ट 50% कांच टूट गए हैं और इस हॉस्पिटल को अंदर से भी नुकसान हुआ है क्योंकि ये ज़ोरदार स्ट्राइक्स थी और यहाँ काफ़ी सारे कांच जो हैं वो टूट गए हैं। तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ हैं उनको भी लग रहा है कि कहीं अब हॉस्पिटल्स को निशाना ना बनाया जाए।